बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली नाम के एक छोटे से शहर में अनमोली अपनी माँ संगीता के साथ रहा करती थी। अनमोली और उसकी माँ संगीता एक दूसरे का सहारा थे। उन दोनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। संगीता एक बेकरी में काम किया करती थी और वहाँ से जो पैसा मिलता था उसी से वो अपना और अनमोली का गुजारा चलाया करती थी। संगीता को बहुत ही टेस्टी केक बनाना आता था, इसलिए जिस बेकरी पर संगीता काम करती थी उस बेकरी पर सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती थी। परंतु इसके बावजूद भी उस बेकरी की मालकिन संगीता को उसकी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं देती थी। उस बेकरी की मालकिन शीला को केवल अपने मुनाफे से फर्क पड़ता था। वो संगीता को केवल दिन के 100 रुपए देती थी, पर क्योंकि संगीता के पास कोई और काम नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ कहे मन लगाकर अपना काम किया करती थी। ऐसे ही एक शाम। अच्छा मालकिन, 7 बज गए हैं, मैं निकलती हूँ। अरे अरे, घड़ी की सुई 7 पर पहुँची नहीं कि तू बस यहाँ से भागने की तैयारी करने लग जाती है। आज तुझे थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। आज क्रिसमस है, जिस कारण भीड़ थोड़ी ज्यादा है, इसलिए आज तुझे और देर रुकना होगा और जब तक ये भीड़ खत्म नहीं हो जाती तब तक केक तैयार करने होंगे। पर मालकिन, मैंने अनमोली को इस बारे में नहीं बताया है। वो बेचारी घर पर अकेली होगी और अभी तक खाना भी नहीं बना है, इसलिए वो भूखी होगी। मैं उसे ऐसे रात को अकेले घर पर कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे, तेरी बेटी कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी है जो रात को अकेले घर पर नहीं रह सकती। और वैसे भी एक दिन की बात है। चल, अब ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से और केक बनाना शुरू कर, कस्टमर वेट कर रहे हैं। संगीता कुछ नहीं कहती और केक बनाना शुरू कर देती है और भीड़ के खत्म होते होते रात के 10 बज जाते हैं। संगीता जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी बिना कुछ खाए पिए ही सो गई है। ये देखकर संगीता को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, मेरी बच्ची को आज भूखे पेट ही सोना पड़ गया, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। इसके बाद संगीता भी बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता है। एक दिन अनमोली अपनी माँ संगीता से कहती है, माँ, मेरे जूते अब बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं बचे हैं। प्लीज अब मुझे नए जूते दिला दो। मैं जानती हूँ हमारे हालात ठीक नहीं है, पर मैं चप्पल पहनकर स्कूल में नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो टीचर मुझे क्लास में आने नहीं देंगी। और आप तो जानती हैं कि मुझे एक भी क्लास मिस करने का कोई शौक नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तू दिल लगाकर पढ़ाई करना चाहती है, पर तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद संगीता बेकरी पर जाती है और काम करती है और फिर जैसे ही शाम होती है वो उस बेकरी की मालकिन शीला के पास जाती है और कहती है, मालकिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोल। मालकिन, मुझे आपके यहाँ काम करते करते लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपने एक बार भी मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। आप तो जानती हैं कि इन 4 सालों में महंगाई कितनी बढ़ गई है और मेरी एक बेटी भी है, उसके भी खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे, बेकरी आजकल इतनी चल नहीं रही है। मैं तो ये सोच रही थी कि कहाँ से पैसा बचाया जाए, और तू मुझसे कह रही है कि मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा दूं। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है मालकिन, अगर ऐसा है तो मैं अब यहाँ पर और काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ करिएगा। तू मुझे काम छोड़ने की धमकी दे रही है? अरे, अगर तुझे जाना है तो जा। तेरी जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो मेरी इस बेकरी में काम करने के लिए मरती है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी नहीं। शीला की ये बात सुनकर संगीता वहाँ से जाने लगती है। तभी शीला की बेटी निशा वहाँ पर आ जाती है और अपनी माँ के कानों में कहती है, अरे माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप इन्हें काम पर से नहीं निकाल सकती। आप माने या ना माने, इनके बनाए केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं और हमारी दुकान पर कस्टमर केवल इनके हाथों का केक खाने ही आते हैं। अगर आपने इन्हें काम से निकाल दिया तो हमारे सारे कस्टमर भी यहाँ आना बंद कर देंगे। अगर ये चाहती हैं कि इनकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाए तो आप इनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, बदले में आप इनसे थोड़ा ज्यादा काम करवा लीजिएगा। इससे आपके पैसे भी वसूल हो जाएंगे और हमारी बेकरी भी चलती रहेगी।
शीला को अपनी बेटी की बात बिल्कुल सही लगती है, इसलिए वो संगीता को रोकते हुए कहती है, रुको संगीता, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अभी तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए प्रतिदिन है, मैं इसे बढ़ाकर 150 रुपए प्रतिदिन कर दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें सुबह 1 घंटे पहले आना होगा और शाम को 1 घंटे बाद में जाना होगा। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। संगीता कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है मालकिन, मुझे मंजूर है। अब संगीता रोज सुबह और जल्दी उठकर घर का काम करके अनमोली को स्कूल भेज देती और बेकरी के लिए अब 1 घंटा पहले ही निकल जाती और रात को 1 घंटा बाद में आती, जिस वजह से वो काफी थक जाती थी। परंतु वो जब भी अनमोली को देखती थी उसकी हिम्मत अपने आप बढ़ जाती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है और अनमोली का जन्मदिन करीब आने लगता है। अनमोली का जन्मदिन करीब आ रहा है। जब मैं सिलाई कढ़ाई करती थी तब एक बार अनमोली ने मुझसे कहा था कि उसे मेरे हाथों से बना हुआ एक गाउन चाहिए। उस टाइम तो वो बच्ची थी, इसलिए मैं उसके लिए गाउन नहीं बना पाई, पर अब मैं उसकी ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ। इसके बाद संगीता बेकरी से मिले पैसों से गाउन के लिए कपड़ा खरीद लेती है और धीरे धीरे करके अनमोली का बर्थडे गाउन तैयार करने लगती है। अनमोली जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में बेकरी की मालकिन की बेटी निशा भी पढ़ती थी और संयोग से निशा और अनमोली का बर्थडे एक ही दिन होता है। अनमोली के बर्थडे वाले दिन संगीता अनमोली को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी बच्ची, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अच्छा चल अब जल्दी से आंखें बंद कर, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। ठीक है, मैंने आंखें बंद कर ली, अब बताओ क्या है। संगीता अनमोली के सामने अपने हाथों से बनाया हुआ गाउन रख देती है और फिर उसे आंखें खोलने को बोलती है। अनमोली जैसे ही उस गाउन को देखती है तो खुशी के मारे उछल पड़ती है। अरे वाह माँ, ये गाउन तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, आप ये कहाँ से लेकर आई? ये गाउन तो दिखने में बहुत महंगा लग रहा है। माँ, आपने इतना खर्चा क्यों किया? बेटा, ये गाउन मैं खरीद कर नहीं लाई हूँ, बल्कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए। तू चाहती थी ना कि मैं तेरे लिए अपने हाथों से एक गाउन बनाऊं, तो देख मैंने तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए गाउन बना दिया। माँ, ये गाउन तो सच में बहुत प्यारा लग रहा है, आप सच में बहुत अच्छी हैं। इसके बाद अनमोली खुशी खुशी वो गाउन पहनकर स्कूल चली जाती है। क्योंकि उस दिन निशा का भी बर्थडे था, इसलिए वो भी एक बहुत ही सुंदर गाउन में स्कूल आती है। सभी लड़कियां निशा के आसपास खड़ी होती है। क्या बात है निशा, तुम्हारा गाउन तो बहुत ही महंगा लग रहा है, इसकी चमक तो दूर से ही दिख रही है। हाँ, सही बात है, मैंने भी इतना सुंदर गाउन पहली बार ही देखा है। वो इसलिए क्योंकि ये गाउन बाहर से इम्पोर्ट हुआ है और इसका प्राइस किसी भी नॉर्मल गाउन से 10 गुना ज्यादा है। मेरी मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए बर्थडे पर मंगवाया है। निशा ये सब कह रही होती है कि तभी वहाँ पर अनमोली अपनी माँ के बनाए हुए गाउन को पहनकर आती है। जब सभी बच्चे अनमोली को देखते हैं तो उनका ध्यान निशा पर से हट जाता है, क्योंकि संगीता के हाथों का बनाया हुआ गाउन निशा के गाउन से भी कई ज्यादा सुंदर था। इसलिए सभी बच्चे अनमोली के पास जमा हो जाते हैं। क्या बात है अनमोली, तुम्हारा ये गाउन तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास इतना प्यारा गाउन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा गाउन तो निशा के महंगे गाउन से भी अच्छा लग रहा है। तुमने ये कहाँ से खरीदा? अरे मैंने ये खरीदा नहीं है, बल्कि ये तो मेरी माँ ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। बेशक ये महंगा नहीं है, परंतु इसके अंदर मेरी माँ की ममता और प्यार छुपा है, जिस वजह से ये गाउन इतना ज्यादा सुंदर और प्यारा लग रहा है। निशा जब देखती है कि लोग उसकी तारीफ करने की बजाय अनमोली की तारीफ कर रहे हैं तो वो तिलमिला उठती है और उसका पारा चढ़ने लगता है। ये बच्चे सच में बेवकूफ हैं। इस 2 कौड़ी के फटीचर गाउन को देखकर मेरे गाउन को कमतर बता रहे हैं। मेरा गाउन इस अनमोली के फटीचर गाउन से तो कहीं ज्यादा बेहतर और महंगा है। इन लोगों को तो अच्छी और महंगी चीज की परख ही नहीं है। ऐसा कहकर निशा गुस्से में वापस अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है।
मैं नहीं जानती माँ, पर मैं उससे और उसकी माँ से बदला लेना चाहती हूँ। उसकी वजह से मेरा पूरा बर्थडे बेकार हो गया। तू चिंता मत कर बेटा, मैं एक जादूगरनी को जानती हूँ। वो जादूगरनी इस मामले में जरूर हमारी मदद करेगी। तू यहाँ मेरा इंतजार कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में वापस अपनी बेटी के पास आती है। क्या हुआ माँ, आपको कुछ उपाय मिला? मेरी बेटी को कोई दुखी करे और मैं उसे ऐसे ही जाने दूं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? तू ये देख, ये एक जादुई पाउडर है। इस पाउडर को मैं जिस भी गाउन पर छिड़क दूंगी वो गाउन श्रापित हो जाएगा और उसके बाद उस गाउन को पहनने वाला व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वहाँ केवल बर्बादी लेकर जाएगा। अब तेरी बारी है, तुझे कैसे न कैसे करके इस पाउडर को अनमोली के गाउन पर छिड़कना होगा। माँ आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद निशा अपनी एक सहेली को अपनी बेकरी पर एक फ्री पेस्ट्री खिला देती है और उस पेस्ट्री के बदले वो अपनी सहेली को अनमोली के गाउन पर वो जादुई पाउडर छिड़कने को कहती है और निशा की सहेली उसका ये काम बड़े ही आसानी से कर देती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद अनमोली जैसे ही अपने घर आती है तो उसका पहला कदम रखते ही उसका पूरा घर टुकड़ों में बदल जाता है। ये देखकर अनमोली काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद अनमोली जहाँ जहाँ उस गाउन को पहनकर जाती है वहाँ वहाँ बर्बादी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से लोग अनमोली को चुड़ैल, डायन और ना जाने किन किन नामों से बुलाने लगते हैं, जिस वजह से अनमोली काफी दुखी हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये सब देखकर शीला और निशा बहुत खुश हो रही होती है। दूसरी ओर अनमोली थक हार कर एक जंगल में आकर बैठ जाती है, परंतु अनमोली के आने से जंगल के पेड़ भी टूटकर गिर जाते हैं, जिसे देखकर अनमोली खूब जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ से गुजर रही एक परी की नजर अनमोली पर पड़ जाती है और वो अनमोली के पास आकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं परी जी, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आज दोपहर से ही कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। मैं जब घर गई तो मेरा घर टूट गया। जब मैं सड़कों पर गई तो मेरी वजह से काफी नुकसान हो गया। अब मैं यहाँ जंगल में आई हूँ तो जंगल के सारे पेड़ गिर गए। लोग मुझे मनहूस बुला रहे हैं और अब तो मुझे उनकी ये बातें सच लग रही है। परी अनमोली का हाथ देखती है, जिससे वो सारी बात समझ जाती है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। इसके बाद परी नदी के पानी की परछाई में अनमोली को निशा और शीला के द्वारा की गई सारी हरकत का दर्शन करवाती है। ये देखकर अनमोली को काफी बुरा लगता है। जो कुछ भी हुआ वो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद परी अपनी छड़ी घुमाती है और अनमोली के गाउन पर लगा वो सारा पाउडर हवा में उड़ जाता है। साथ ही साथ अनमोली का गाउन परी के जादू की वजह से जादुई हो जाता है। अनमोली, अब तुम जहाँ जहाँ से होकर आई हो और जहाँ जहाँ कोई नुकसान या फिर बर्बादी हुई है वहाँ वापस जाओ। तुम्हारे वहाँ पर जाते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप सच कह रही हैं? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी आंखें चारों तरफ घुमा कर देखो। जब अनमोली अपनी आंखें घुमाकर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जो पेड़ उसके आने से गिर गए थे वो वापस से ठीक हो गए। ये देखकर अनमोली बहुत खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करके वापस हर उस जगह पर जाती है जहाँ उसकी वजह से कोई न कोई नुकसान हुआ था और उसके वहाँ जाते ही चीजें वापस से ठीक हो जाती है। इसके बाद अनमोली अपने घर आती है और उसका घर भी ठीक हो जाता है, परंतु तभी उसे पता चलता है कि निशा और उसकी माँ की बेकरी अचानक आई भूकंप की वजह से गिर गई है। लोग सही कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा और निशा और शीला आंटी के साथ यही हुआ है। इसके बाद अनमोली अपनी माँ संगीता के साथ केक काटकर खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है।
अब संगीता अपने जुड़े हुए पैसों से एक सिलाई मशीन खरीद लेती है और सिलाई का काम करने लगती है। उसका काम अच्छा होने के कारण आसपास के सभी लोग उसके पास आने लगते हैं, जिस वजह से संगीता का काम चल पड़ता है और फिर वो पैसे जोड़कर एक सिलाई की दुकान खोल लेती है, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी हंसी खुशी एक साथ रहने लग जाती है।